नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में जिसमें हम एमपी ग्रुप के 2022 के लैब टेक्नीशियन के पेपर को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप किसी भी लैब टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप से समझेंगे और आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकें और एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो क्वेश्चन है हमारा 25 नवंबर 2022 को हुआ था, जो कि शिफ्ट 1 का पेपर है। तो चलिए अपने शुरू करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच फैक्टर वुड इंक्रीज टिश्यू प्रोसेसिंग टाइम फॉर अ हिस्टोलॉजी स्पेसिमेन। मतलब कौन सा फैक्टर एक हिस्टोलॉजी स्पेसिमेन के टिश्यू प्रोसेसिंग टाइम को बढ़ा देगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, हिस्टोलॉजी में टिश्यू प्रोसेसिंग एक प्रोसेस है जिसमें टिश्यू को फिक्स, डिहाइड्रेट, क्लियर और इनफिल्ट्रेट किया जाता है ताकि उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हो सके। प्रोसेसिंग टाइम को बढ़ाने या कम करने वाले फैक्टर्स टिश्यू की जो प्रकृति और प्रोसेस के मेथड पर निर्भर करते हैं ना। तो चलिए अब ऑप्शन को समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जेंटल हीट। जेंटल हीट मतलब हल्का गर्म करना। देखिए, जेंटल हीट हीट प्रोसेसिंग को तेजी देता है। हीट प्रोसेसिंग को तेजी देता है क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर सोल्वेंट और रिएजेंट के रिएक्शन को फास्ट कर देता है। इसमें टाइम कम होता है, ज़्यादा नहीं। जेंटल हीट के कारण क्या होता है, हीट प्रोसेसिंग तेज हो जाती है क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर सोल्वेंट और रिएजेंट के रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। इससे टाइम कम होता है ना। यहाँ लेकिन क्यों पूछ रहा है, इंक्रीज, लेकिन टाइम ज़्यादा इसमें नहीं लगता। जेंटल हीट हमारा नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं, डेंस टिश्यू। देखिए, डेंस या मोटा टिश्यू ज़्यादा थिक होता है ना, इसलिए रिएजेंट को उसके अंदर डीपली इंटरफिल्ट्रेट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसकी वजह से प्रोसेसिंग का टाइम बढ़ जाता है ना। टिश्यू जब थिक होगा तो हमारा प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन ही सही आंसर है। और अदर ऑप्शन की बात करते हैं, जेंटल एजिटेशन मतलब हल्का हिलाना। हिलाने से रिएजेंट टिश्यू के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। देखिए ना, जो प्रोसेसिंग को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। एक वैक्यूम इनफिल्ट्रेशन, यहाँ होगा इनफिल्ट्रेशन होगा, ठीक ना, स्पेलिंग मिस्टेक है। वैक्यूम इनफिल्ट्रेशन, वैक्यूम क्रिएट करने से रिएजेंट बेटर और फास्ट डिफ्यूज होते हैं, है ना। अगर वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो उससे रिएजेंट क्या होता है, बेटर और फास्टर डिफ्यूज करते हैं, इसलिए टाइम उसमें भी कम लगेगा। तो सही उत्तर हमारा बी यानी डेंस टिश्यू। डेंस टिश्यू ज़्यादा थिक होता है, थिक होने की वजह से ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लेता है। तो हमारा बी जो है राइट आंसर है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टेस्ट रिजल्ट वुड इंक्रीज इन अ यूरिन स्पेसिमेन सिटिंग एट अ रूम टेम्परेचर फॉर 3 आवर्स। क्वेश्चन समझिए, कौन सा टेस्ट रिजल्ट एक यूरिन स्पेसिमेन के लिए रूम टेम्परेचर पर 3 घंटे तक रखे होने पर बढ़ेगा, है ना। अगर आप यूरिन सैंपल को, स्पेसिमेन को 3 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, है ना, तो उसमें क्या बढ़ेगा, ये पूछ रहा है। देखिए, यूरिन स्पेसिमेन को रूम टेम्परेचर पर ज़्यादा देर तक रखा जाने से उसमें बायोलॉजिकल और केमिकल चेंज होते हैं। ये चेंज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ फिर से लिखते हैं गाइस, ग्रोथ, एक्सपोजर टू लाइट, सारी चीज समझ में आएगा, ठीक ना।
एक्सपोजर टू लाइट और ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं। अब हर ऑप्शन को समझते हैं। देखिए ऑप्शन से आपको क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन है बिलिरुबिन। देखिए बिलिरुबिन क्या करता है, लाइट और ऑक्सीडेशन के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, इसलिए इसका रिजल्ट कम हो जाता है। अगर बिलिरुबिन लाइट और ऑक्सीडेशन के कांटेक्ट में आता है तो वो डिग्रेड हो जाता है, जिससे इसका रिजल्ट कम जाता है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, इंक्रीज हो जाता है, लेकिन बिलिरुबिन इससे रिजल्ट कम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब नाइट्रेट की बात करते हैं, क्या नाइट्राइट। देखिए बैक्टीरिया अगर यूरिन में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया अगर यूरिन में प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, जो नाइट्रेट है नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस के लिए टाइम चाहिए होता है और 3 घंटे में नाइट्राइट लेवल बढ़ सकता है, 3 घंटे में नाइट्राइट लेवल बढ़ सकता है। यहाँ 3 आवर्स, यही भी क्वेश्चन था कि रूम टेम्परेचर पर स्पेसिमेन को 3 घंटे रखेंगे तो हमारा जो नाइट्रेट से 3 घंटे में नाइट्राइट बढ़ जाएगा, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर है। अब ऑप्शन सी नंबर देखते हैं, क्या ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब WBC। ल्यूकोसाइट टाइम के साथ डिग्रेड हो जाती है, इसलिए इसका रिजल्ट भी कम हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वह और डिग्रेड होता चल जाएगा ल्यूकोसाइट। फिर नेक्स्ट यूरोबिलिनोजेन। यूरोबिलिनोजेन भी लाइट और ऑक्सीडेशन की वजह से डिग्रेड हो जाता है और इसका रिजल्ट भी कम हो जाता है, तो हमारा राइट आंसर नाइट्राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रोस्कोप इन द क्लिनिकल लेबोरेटरी इज द। क्लिनिकल लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा कॉमनली माइक्रोस्कोप कौन सा यूज होता है, ये पूछा है। देखिए क्लिनिकल लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप का यूज स्पेसिमेन के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए होता है। हर टाइप का माइक्रोस्कोप अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। अब हर ऑप्शन को समझते हैं कि पहला क्या दिया हुआ है, पहला है इलेक्ट्रॉन। देखिए अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, ये माइक्रोस्कोप हाईली मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन देता है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ये हाईली मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन देता है, लेकिन इसका यूज रिसर्च लैब में होता है। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज गाइस रिसर्च लैब्स में होता है ना। ये बहुत ही महंगा होता है और कॉम्प्लेक्स भी, इसलिए क्लिनिकल लैब्स में इसका यूज नहीं होता है, तो हमारा ए नंबर इनकरेक्ट यानी करेक्ट नहीं है। अब अदर ऑप्शन की बात करते हैं, डार्क लेड। देखिए यहाँ डार्क लेड नहीं होगा, ऑप्शन में मिस्टेक यहाँ पे होना चाहिए आपका डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। क्या डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, क्या डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप ना। देखिए इस माइक्रोस्कोप का ज़्यादातर जो यूज होता है स्पायरोचिट्स जैसे स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की डिटेक्शन के लिए, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है, तो ये भी हमारा कॉमनली यूज लैब में नहीं होता है। देखिए फेज कॉन्ट्रास्ट। अब फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप उन सेल स्ट्रक्चर को देखने के लिए होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब कि जैसे अनस्टेन्ड सेल यानी कि बिना स्टेन किए हुए सेल को देखने के लिए, ये भी एक स्पेशल पर्पस के लिए होता है, कॉमनली यूज नहीं होता है। अब एक हमारा लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप सबसे बेसिक और कॉमनली यूज्ड माइक्रोस्कोप है। ये स्टेन्ड स्लाइड जैसे कि ग्राम स्टेन ना, ब्लड स्मेयर के एग्जामिनेशन के लिए क्लिनिकल लैब्स में यूज होता है ना, तो हमारा सही आंसर यही हो गया लाइट माइक्रोस्कोप, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, ए रिफ्रैक्टोमीटर इज यूज टू टेस्ट। रिफ्रैक्टोमीटर का यूज किस चीज को टेस्ट करने के लिए होता है। रिफ्रैक्टोमीटर क्या है, रिफ्रैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करता है। क्या मेजर करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करता है। इसका यूज ज़्यादातर लिक्विड की कंसंट्रेशन या डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए होता है। अब हमारा हर ऑप्शन को समझते हैं।
पहला हीमोग्लोबिन इन यूरिन। हीमोग्लोबिन को यूरिन में डिटेक्ट करने के लिए केमिकल टेस्ट स्ट्रिप्ट या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड का यूज होता है। कौन कौन? हीमोग्लोबिन इन यूरिन को डिटेक्ट करने के लिए हमको केमिकल टेस्ट स्ट्रिप्स या फिर फोटोमेट्रिक मेथड का यूज होता है। रिफ्रैक्टोमीटर का इसमें कोई रोल नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है यूरिन ऑस्मोलैलिटी। यूरिन ऑस्मोलैलिटी को मेजर करने के लिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या फिर वेपर प्रेशर मेथड का यूज होता है। ऑस्मोलैलिटी को मेजर करने के लिए हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या फिर वेपर प्रेशर मेथड का यूज होता है, ना कि रिफ्रैक्टोमीटर का। नेक्स्ट ऑप्शन है यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है यूरिन की डेंसिटी को वाटर के कंपैरिजन में मेजर करना, है ना। जो यूरिन की डेंसिटी है, देखिए फिर समझते हैं। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है यूरिन की डेंसिटी को वाटर के कंपैरिजन में मेजर करना। रिफ्रैक्टोमीटर का मेन फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लिक्विड की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करता है। तो यही हमारा ऑप्शन सही है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए यूज किया जाता है रिफ्रैक्टोमीटर। लेकिन एक और ऑप्शन है, उसको भी देख लेते हैं। एक हमारा यूरोबिलिनोजेन इन यूरिन। देखिए, यूरोबिलिनोजेन इन यूरिन को डिटेक्ट करने के लिए केमिकल स्ट्रिप्स का ही यूज होता है ना। तो हमारा राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज टू मेक अ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज होता है? स्क्रू ड्राइवर को स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल, मतलब लंबे समय तक चलने वाला, ड्यूरेबल बनना जरूरी होता है। स्क्रू ड्राइवर को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ड्यूरेबल होना जरूरी होता है। अब हर ऑप्शन को समझते हैं कि इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा और जो हमारा ज़्यादा चल भी सके। एक ऑप्शन है पोटेशियम। तो पोटेशियम सॉफ्ट और रिएक्टिव मेटल है, सॉफ्ट और रिएक्टिव मेटल होता है, जो पानी के साथ भी जल्दी रिएक्ट करता है। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। अब एक हमारा सोडियम। सोडियम भी एक सॉफ्ट और रिएक्टिव मेटल है, जो कि टूल्स के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है ना। सोडियम ये भी हमारा सॉफ्ट और रिएक्टिव मेटल है। एक हमारा निकेल। निकेल एक हार्ड और कोरोसियन, देखिए हार्ड और एक वर्ड होता है कोरोसियन रेसिस्टेंट। इसका मतलब समझाता हूँ भाई। कोरोसियन रेसिस्टेंट मतलब कि जंग लगने या नष्ट होने से बचने की क्षमता को ही कोरोसियन रेसिस्टेंट बोलते हैं, जो कि उसे जंग लगने से बचाता है या फिर नष्ट होने से बचाता है, उसी को कोरोसियन रेसिस्टेंट कहते हैं। तो निकेल एक हार्ड और कोरोसियन रेसिस्टेंट है। अब स्क्रू ड्राइवर बनाने के लिए या तो प्योर निकेल का यूज होता है या फिर स्टील के एलॉय, जिसमें कि निकेल शामिल होता है ना, जिससे कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। एक हमारा गोल्ड। गोल्ड भी एक सॉफ्ट और महंगा मेटल, इसका यूज ज्वेलरी के लिए और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में होता है, लेकिन मैकेनिकल टूल्स के लिए नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी निकेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ए माइक्रोबायोलॉजी ट्रांसपोर्ट मीडियम विल कंटेन एक्टिवेटेड चारकोल। एक माइक्रोबायोलॉजी ट्रांसपोर्ट मीडियम में एक्टिवेटेड चारकोल का क्या काम होता है, यही पूछना है। देखिए, ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम होता है बैक्टीरिया को अलाइव रखना ना, और स्पेसिमेन को लैब तक सेफ ट्रांसफर करना होता है।
यही काम होता है ट्रांसपोर्ट मीडियम। आप हर ऑप्शन को समझते हैं, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए कि टू प्रिवेंट बैक्टीरिया डेथ, ट्रांसपोर्ट मीडियम बैक्टीरिया को अलाइव रखने के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन एक्टिवेटेड चारकोल का काम स्पेशली ये नहीं होता है कि टू प्रिवेंट बैक्टीरिया डेथ, एक स्पेशल काम नहीं होता है किसका, चारकोल का। तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। अब एक ऑप्शन है टू हेल्प स्टेनिंग प्रोसेस, स्टेनिंग प्रोसेस स्पेसिमेन की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के वक्त होती है। ये जो प्रोसेस है कब होता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के वक्त होती है। तो ये हमारा भी ऑप्शन रॉन्ग है। एक हमारा टू एब्जॉर्ब टॉक्सिक सब्सटेंसेस ना, देखिए एक्टिवेटेड चारकोल एक एब्जॉर्बेंट है जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस और इनहिबिटरी सब्सटेंस, इनहिबिटरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है। ये बैक्टीरिया के ग्रोथ इन्वायरमेंट को सेफ और स्टेबल बनाता है। तो यही हमारा सही आंसर टू एब्जॉर्ब टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इसको फिर से समझते हैं क्यों होगा। देखिए एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, एब्जॉर्बेंट है जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस और इनहिबिटरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है। ये बैक्टीरिया के ग्रोथ इन्वायरमेंट को सेफ और सूटेबल बनाता है। तो यही हमारा राइट आंसर है, सेफ एंड सूटेबल यही बनाता है। अब एक हमारा टू कीप अ न्यूट्रल पीएच। देखिए न्यूट्रल पीएच को मेंटेन करने के लिए मीडियम में बफर सिस्टम यूज होता है ना कि एक्टिवेटेड चारकोल यूज होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, टू एब्जॉर्ब टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज, यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहा जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है ऐसे सॉल्वेंट जो ज़्यादातर सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सके, है ना। यूनिवर्सल सॉल्वेंट की खासियत है कि वो पोलर और नॉन पोलर दोनों प्रकृति की कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर सके। अब हर ऑप्शन को समझते हैं कौन ऐसा कर सकता है। देखिए एक हमारा 0.5% सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या है, सलाइन सॉल्यूशन है ना, सलाइन सॉल्यूशन है ना कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक है 8.5% NaCl, एक ज़्यादा कंसनट्रेटेड सलाइन सॉल्यूशन है, इससे ज़्यादा होता है 8.5% NaCl, तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड सलाइन सॉल्यूशन है और इसका यूज भी स्पेसिफिक कंडीशन में होता है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के लिए नहीं होता। एक हमारा वाटर, वाटर यानी वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, इसे ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर पोलर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है। तो ये हमारा राइट आंसर है वाटर। एक हमारा 10% इथेनॉल, इथेनॉल एक सॉल्वेंट है ना, इथेनॉल एक सॉल्वेंट है, इसका यूज स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कन्वर्ट 41 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, है ना। पहले आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। देखिए करें 41 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कन्वर्जन के लिए, फ़ारेनहाइट इक्वल टू C इंटू 9/5 एडिशन 32, है ना। अब देखिए अब हमारा फ़ारेनहाइट ऐड करना है, तो हमारा C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 41 इंटू 9/5 को हम लोग लिख सकते हैं 1.8 इंटू प्लस 32। फ़ारेनहाइट इक्वल टू इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 73.8 आएगा, प्लस 32 कर देंगे तो हमारा एडिशन करके आ जाएगा 105.8 फ़ारेनहाइट आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ना, 105.8 फ़ारेनहाइट।
ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ये फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ऐसा पूछा गया है 2022 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच यूनिट इज द स्मॉलेस्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? तो कौन सा है? नैनोमीटर। नैनोमीटर सबसे छोटी यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। मीटर है, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर है, तो हमारा सबसे छोटा हमारा नैनोमीटर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्लड पासिंग थ्रू द लेफ्ट एट्रियम वुड नेक्स्ट इंटर द, कह रहा है कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस चैम्बर में इंटर करेगा। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस चैम्बर में इंटर करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है आयोटा। देखिए आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से, आयोटा क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को बॉडी के बाकी हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, बॉडी के बाकी हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन लेफ्ट एट्रियम से डायरेक्टली आयोटा में ब्लड नहीं जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग। एक हमारा राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में ब्लड तब आता है जो बॉडी के बाकी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन लेफ्ट एट्रियम से ब्लड राइट एट्रियम में भी नहीं आता है, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर। एक हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड डायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल में ही जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फिर हमारा आयोटा के थ्रू बॉडी में पंप होता है, तो ये हमारा राइट आंसर है ना। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड डायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फिर आयोटा के थ्रू बॉडी में पंप होता है ना। एक और ऑप्शन है लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग का डायरेक्ट कनेक्शन लेफ्ट एट्रियम से नहीं होता है ना? ब्लड लंग्स के थ्रू राइट एट्रियम से जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच टाइप ऑफ वाटर इज, इसका राइट आंसर कौन सा है बता, तो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट आंसर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वाटर इज मोस्ट केमिकली प्योर। कौन सा वाटर सबसे ज़्यादा केमिकली प्योर होता है। वाटर को केमिकली प्योर तब कहा जाता है जब उसमें किसी भी तरह के मिनरल्स, साल्ट्स या कंटेमिनेंट्स ना हो, उनसे हम लोग केमिकली प्योर कहेंगे, जिसमें कि मिनरल्स ना हो, साल्ट ना हो और किसी प्रकार का कंटेमिनेंट्स ना हो। तो ऑप्शन को समझते हैं। देखिए तो कौन सा होता है, डिस्टिल वाटर होता है, तो जानते हैं डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए डिस्टिलाइशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। कौन सा प्रोसेस, डिस्टिलाइशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। इसमें वाटर को बॉयल करके उसके वेपर को कंडेंस किया जाता है। उसके वेपर को क्या करते हैं, कंडेंस किया जाता है, जिससे डिस्टिल वाटर सबसे ज़्यादा केमिकली प्योर हो जाता है। तो यही हमारा राइट आंसर है, डिस्टिल वाटर। बहुत ही जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हाउ मच 5% HCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 2% सोल्यूशन। यानी 500 ml 2% सोल्यूशन बनाने के लिए कितना परसेंट HCl सोल्यूशन चाहिए, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए गाइस देखिए यह एक डिल्यूशन का क्वेश्चन है, जिसमें हमें 5% HCl सोल्यूशन से 2% HCl सोल्यूशन बनाना है। 5% HCl सोल्यूशन से 2% HCl सोल्यूशन बनाना है। दिया कितना है, 500 ml का। अब देखिए इसके लिए हम लोग डिल्यूशन फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, C1V1 इक्वल टू C2V2। अब इसमें C1V1 C2V2 क्या है, इसको जानेंगे। देखिए इसमें C1, जहाँ C1 है ना, C1 का मतलब है कि इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन इसमें कौन है हमारा, 5%। तो C1 मतलब 5% हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन। एक हमारा V1, तो V1 का मतलब वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, यानी जो हमें फाइंड करना है वही होता है V1, है ना, यही हमको फाइंड करना है V1। अब एक हमारा C2, तो C2 फाइनल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना है हमारा, 2%। फाइनल कंसंट्रेशन 2% है। और एक है V2 क्या
क्या होता है फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है 500 ml, V2 फाइनल वॉल्यूम तो 500 ml। अब इसके लिए फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। C1 हमारा कितना है 5 है ना, V1 हमको फाइंड करना है, और C2 कितना है 2, फाइनल कंसंट्रेशन 500 है ना। अब देखिए V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 × 500 डिवाइडेड बाई, ये 5 इधर चल जाएगा तो 5 नीचे जाएगा ना। अब इससे इसको कट करेंगे तो 100 आएगा, 100 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 200 ml आ जाएगा है ना। इसलिए 500 ml 2% एसियस सोल्यूशन बनाने के लिए हमें 200 ml 5% एसियस सोल्यूशन चाहिए होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग 24 आवर यूरिन कलेक्शन। 24 आवर यूरिन कलेक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स से गलत है। ठीक है, 24 आवर यूरिन कलेक्शन में पेशेंट को एक पूरी दिन की यूरिन कलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, जिसमें पहली और आखिरी यूरिन स्पेसिमेन को केयरफुली कलेक्ट किया जाता है। अब हर ऑप्शन को समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हूँ इसमें टेस्टिंग इज डन इन केमिस्ट्री। 24 आवर यूरिन कलेक्शन का टेस्टिंग ज़्यादातर केमिस्ट्री लेबोरेटरी में होता है, जिसमें केमिकल कंपोनेंट जैसे कि क्रिएटिनिन, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा, लेकिन इसमें फॉल्स पूछ रहा है। टेस्टिंग इज डन इन केमिस्ट्री तो सही हो गया। अब एक ऑप्शन है ए प्रिजर्वेटिव में बी यूज फॉर सम टेस्ट, है ना। 24 आवर यूरिन कलेक्शन के दौरान कुछ टेस्ट के लिए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है ना। जैसे कि इसके लिए कुछ प्रिजर्वेटिव जैसे कि बोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ताकि यूरिन सैंपल में बैक्टीरिया ना बढ़े। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। अब एक ऑप्शन है सी नंबर कलेक्शन ड्यूरिंग द नाइट आर डिस्कार्डेड। देखिए नाइट के दौरान जो यूरिन कलेक्ट होता है वो डिस्कार्ड नहीं किया जाता है ना, पूरा 24 आवर पीरियड का यूरिन कलेक्ट करके कंटेनर में रखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है ना। ये हमारा सही है, ये हमारा सही है, हमारा रॉन्ग हो गया। इसको तो रखा जाए, लेकिन यहाँ क्या डिस्कार्डेड नहीं कर किया जाता है, उसको लोग एक यूरिन कंटेनर में रखते हैं। एक हमारा द फर्स्ट टाइम स्पेसिमेन इज डिस्कार्डेड, ये भी हमारा राइट है। देखिए जब 24 आवर कलेक्शन स्टार्ट होता है तो पहली स्पेसिमेन जो निकलती है उसको डिस्कार्ड करते हैं, ताकि एक्यूरेट टाइमिंग मेंटेन हो सके। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है ना। फर्स्ट टाइम स्पेसिमेन डिस्कार्डेड सही है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये हमारा फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट इज डन। क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट किस लिए किया जाता है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट का मेन पर्पस जो होता है किडनी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को पता लगाना होता है। किडनी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को पता लगाना होता है कि फिल्टर सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है किडनी। इसमें ब्लड और यूरिन दोनों का एनालिसिस किया जाता है ना। इसमें जो होता है ब्लड और यूरिन दोनों का पता लगाया जाता है। अब ऑप्शन को समझते हैं कौन सा सही है। ऑन 24 आवर यूरिन ओनली। देखिए क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट सिर्फ 24 आवर यूरिन के बेसिस पर नहीं होता है, इसमें यूरिन के साथ साथ सीरम का भी, है ना, सीरम का भी एनालिसिस होता है। अभी हमने कहा कि ब्लड और यूरिन दोनों का, तो सीरम का भी एनालिसिस होता है, सिर्फ यूरिन का नहीं होता, तो हमारा रॉन्ग आंसर है। अभी इसमें सिर्फ ऑन सीरम ओनली, तो भी हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अभी करना सी नंबर ऑप्शन ऑन सीरम ड्रॉन 3 days बिफोर कलेक्टिंग 24 आवर यूरिन। देखिए 24 आवर यूरिन, ये स्टेटमेंट में गलत है। सीरम सैंपल 24 आवर कलेक्शन के दौरान नहीं किया जाता, ना कि 3 दिन पहले हम लोग नहीं कर सकते ना। ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। एक हमारा
डिटरमाइन किडनी फंक्शन, टू डिटरमाइन किडनी फंक्शन। देखिए, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट का प्राइमरी पर्पस किडनी फंक्शन को पता लगाना होता है। किडनी फंक्शन को पता करना होता है। ये टेस्ट ब्लड और यूरिन के क्रिएटिनिन लेवल को कंपेयर करके किडनी की जो फिल्टरिंग एफिशिएंसी होती है उसको मेजर किया जाता है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है ना? देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन एक मेजर पार्ट है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें कोलोन, रेक्टम और सिक्कम आते हैं। अब और ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सा इसमें नहीं होगा। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है जहां वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है बिफोर बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से निकलने से पहले जो हिस्सा होता है रेक्टम में स्टोर होता है हमारा वेस्ट मटेरियल। अब एक है डिओडेनम। जो डिओडेनम है, डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, न कि लार्ज इंटेस्टाइन। किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। ये फूड फर्दर डाइजेस्ट करने का काम करता है ना। अब एक सिक्कम है। सिक्कम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कायम होता है एंटर करता है, अभी हमारा सिक्कम होता है। एक हमारा सिग्मोइड कोलोन, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जो कि डिसेंडिंग कोलोन के बाद आता है, जो डिसेंडिंग कोलोन के बाद आता है और रेक्टम के पहले आता है। डिसेंडिंग कोलोन के बाद लेकिन रेक्टम के पहले आता है सिग्मोइड कोलोन। इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया, ड्यूडेनम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन है HC येलो, तो ये क्या है, ये किसका है, हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला है। अब ये ClO3 ये किसका फॉर्मूला है, ये क्लोरेट आयन का फॉर्मूला है, क्लोरेट आयन का फॉर्मूला। एक CuOCl2, एक कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का केमिकल फॉर्मूला है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर का करेक्ट केमिकल नेम है। ब्लीचिंग पाउडर का ही करेक्ट केमिकल नेम है हमारा CuOCl2। तो यही हमारा राइट आंसर है CuOCl2, जो कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है। एक हमारा डी नंबर CCl4। अब इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला है ना CCl4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड टू प्रिजर्व 24 आवर यूरिन फॉर इंडोक्राइन टेस्टिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 24 आवर यूरिन को इंडोक्राइन टेस्टिंग के लिए प्रिजर्व करने के लिए कौन सा जो सब्सटेंस है यूज होता है ना? कौन सा सब्सटेंस यूज करेंगे? ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं कि इंडोक्राइन टेस्टिंग को, इंडोक्राइन टेस्टिंग के लिए 24 आवर यूरिन को प्रिजर्व करना जरूरी होता है ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो जाए, है ना, इसीलिए हम लोग प्रिजर्व करते हैं। तो इसमें ऑप्शन को देखते हैं, एक है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज यूरिन का pH न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, प्रिजर्व करने के लिए नहीं किया जाता, यूरिन का pH न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है। एक हमारा ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड एक प्रिजर्वेटिव है, लेकिन ये मेनली कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। एक हमारा हाइपोक्लोराइट एसिड का यूज स्पेसिफिक केमिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए होता है, लेकिन ये
कॉमन प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये स्पेसिफिक केमिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए होता है, लेकिन कॉमन प्रिजर्वेटिव नहीं है। अब एक है हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड एक कॉमन प्रिजर्वेटिव जो कि यूरिन स्पेसिमेन को बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। ये यूरिन सैंपल्स को इंडोक्राइन टेस्टिंग के लिए प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है इंडोक्राइन टेस्टिंग के लिए प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड स्टेराइलोमीटर स्ट्रिप बी पोजिशनड। स्टेराइलोमीटर स्ट्रिप को कहाँ पोजीशन किया जाना चाहिए, क्योंकि सही प्लेस है, यही पूछ रहा है। तो स्टेराइलोमीटर स्ट्रिप का काम होता है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की इफिशियंसी को चेक करना। इसका क्या काम होता है? स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की इफिशियंसी को चेक करना होता है। इस स्ट्रिप को सही जगह पोजीशन करना जरूरी होता है ताकि उनका जो रिजल्ट एक्यूरेट आ सके। ऑप्शन नंबर ए यहाँ दिया हुआ है, ऑन द बॉटम शेल्फ ऑफ द ऑटोक्लेव। स्टेरिलाइजेशन स्ट्रिप को ऑटोक्लेव के बॉटम शेल्फ पर रखना सही नहीं है, क्योंकि ये एरिया थोड़ा कूल हो सकता है और स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। अब एक इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू द एयर एग्जॉस्ट वाल्व। एयर एग्जॉस्ट वाल्व के पास स्टेराइलोमीटर स्ट्रिप को रखने से भी सही स्टेरिलाइजेशन का रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एरिया हीट और स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन में ऑप्टिमम नहीं होता, जो कि सही से हीट और स्टीम नहीं मिलेगा, है ना। तो स्टेरिलाइजेशन सही से नहीं होगा, सही पोजीशन नहीं होगा। एक है इन द सेंटर ऑफ ईच आर्टिकल। स्टेरिलाइजेशन स्ट्रिप को हर आर्टिकल के सेंटर में पोजीशन किया जाता है ताकि उन्हें मैक्सिमम स्टीम और हीट मिल सके और स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस आसानी से चेक हो सके। तो यही हमारा राइट आंसर है, इन द सेंटर ऑफ ईच आर्टिकल। अब एक हमारा ऑन द आउटसाइड ऑफ ईच पैक, तो ये एरिया स्टेरिलाइजेशन के लिए आइडियल नहीं होता है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। हमारा राइट आंसर कौन सा है? इन द सेंटर ऑफ ईच आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की इफिशियंसी को चेक करने के लिए एक्यूरेट और रिलायबल मेथड का यूज करना जरूरी होता है, तो इनमें से कौन सा है जो रिलायबल मेथड है? देखते हैं ऑप्शन में। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? कल्चर टेस्ट। कल्चर टेस्ट एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर है जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को एक्यूरेटली मेजर करता है ना। इसमें वायएबल जो जीने में सक्षम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ग्रो कराया जाता है और ग्रो करके स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का रिजल्ट चेक किया जाता है। ये सबसे रिलायबल मेथड है हमारा कल्चर टेस्ट, तो कल्चर टेस्ट इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइए, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग अपने सेकंड पार्ट में देखेंगे जो कि एमपी ग्रुप 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल हम 75 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट प्राइवेसी लेजिस्लेशन डील्स विद। कौन सा स्टेटमेंट प्राइवेसी लेजिस्लेशन के पर्पस को सबसे अच्छी तरह डिस्क्राइब करता है? ओके, तो प्राइवेसी लेजिस्लेशन का प्राइमरी फोकस होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन और प्राइवेसी को इंश्योर करना, यही होता है उसका मेन फंक्शन। तो हर ऑप्शन को समझते हैं कौन सा होगा। अब एक ऑप्शन है ए प्राइवेट लैब नंबर। देखिए, प्राइवेट लैब नंबर प्राइवेसी लेजिस्लेशन का एक प्राइवेट लैब नंबर के बारे में डायरेक्टली क्लियर नहीं करता। प्राइवेसी लेजिस्लेशन एक प्राइवेट लैब
नंबर के बारे में डायरेक्टली क्लियर नहीं करता। इसमें मेन फोकस पर्सनल इंफॉर्मेशन पर होता है। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं, इसमें प्राइवेसी लेजिस्लेशन में मेन फोकस किस पे होता है हमारा, पर्सनल इंफॉर्मेशन पे होता है ना कि प्राइवेट लाइफ नंबर पे। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है द कलेक्शन, यूज एंड डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि प्राइवेसी लेजिस्लेशन का प्राइमरी फोकस पर्सनल इंफॉर्मेशन की कलेक्शन, यूज एंड डिस्क्लोजर को रेगुलेट करना होता है, ताकि किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो हमारा बी नंबर राइट आंसर है। और ऑप्शन को देखते हैं कि बाकी क्यों नहीं है। द प्राइवेसी ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर। देखिए, हेल्थ केयर वर्कर्स की प्राइवेसी भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन प्राइवेसी लेजिस्लेशन का मेन फंक्शन पेशेंट के पर्सनल डेटा और हेल्थ इंफॉर्मेशन पर होता है। तो अभी हमारा राइट आंसर नहीं है। ठीक है, द प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल हेल्थ केयर। देखिए, प्राइवेसी लेजिस्लेशन का प्राइवेटाइजेशन से कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। तो प्राइवेसी लेजिस्लेशन का मेन फोकस पर्सनल लेजिस्लेशन। तो प्राइवेसी लेजिस्लेशन का मेन फोकस पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, यूज और डिस्क्लोजर करते वक्त उनकी प्राइवेसी को सेफगार्ड करना होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।